हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी में मार्केट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट के बारे में समझेंगे। बाज़ार क्या है, बाज़ार का माहौल कैसे बनता है ना। तो मार्केट खोलिए, सीधा 100 पेज पर जाइए। और पीछे नहीं ना है मार्केट, बेस रेट तो हो गया है। बस तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, चाहे सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, देखिए क्या होता है। आराम से। अब उसमें हम लोग को पढ़ना है दो मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो जब आप शेयर्स, बॉन्ड्स और ये सब डायरेक्टली अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से खरीदते हैं शेयर्स या बॉन्ड्स, ठीक है, या फिर कोई मतलब शेयर्स जो है बेचते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अगर आप शेयर खरीद रहे हैं या शेयर बेच रहे हैं डायरेक्टली, तो आप प्राइमरी मार्केट इसको बोलते हैं। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, जब शेयर, बॉन्ड्स आदि की खरीद सीधे शेयर बेचने वाली संस्था से ही लिया, कई दूसरे ब्रोकर से नहीं, या उपक्रम से की जाती है, तो वह प्राथमिक बाजार कहलाती है ना। या तो उसको आप बेचे, या तो सीधे शेयर मतलब शेयर वाले से ही खरीद लिए, ऑर्गेनाइजेशन से ही, है ना, डायरेक्टली। इसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी मार्केट कब होगा? जब हमारा ब्रोकर आएगा, है ना। द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स बाय द प्राइमरी शेयर होल्डर इज डन अमंग देमसेल्फ। मतलब कहने का मतलब है कि जो आप सिक्योरिटी मार्केट, वो वाला पार्ट जो बाइंग और सेलिंग जो शेयर का हो रहा है, वो शेयर होल्डर कर रहा है, मतलब कंपनी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं। अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से शेयर खरीद रहे हैं और शेयर बेच रहे हैं तो प्राइमरी मार्केट है, लेकिन शेयर होल्डर से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब आप कोई शेयर खरीद लिए, आपसे कोई दूसरा खरीदा, समझ में आ रहा बात? तो आप ऑर्गेनाइजेशन से खरीद लिए, आपसे कोई दूसरा शेयर खरीदा चाहे बेचा, तो उसको क्या बोलेंगे? आपसी में जब हो रहा है तो क्या है? सेकेंडरी शेयर मार्केट। समझ में आ रहा? समझ में आया ना? हम कोई शेयर खरीदे कंपनी से तो हम प्राइमरी मार्केट बना रहे हैं, और हम कोई दूसरे आदमी को शेयर बेचे, भाई स्टॉक एक्सचेंज में ज़रूरी थोड़ी है, ऑनलाइन सब कुछ होता है। ऑनलाइन मतलब मार्केट ऑर्गेनाइजेशन से कोई आदमी खरीदा तो प्राइमरी मार्केट है, लेकिन कोई आदमी खुद शेयर होल्डर जो है उससे, वो अगर बहुत सारा शेयर बेचता है, अलग अलग मतलब आदमी, तो वो जो शेयर बेचता है चाहे खरीदता है जिसको, तो वो क्या खरीद रहा है? वो सेकेंडरी मार्केट खरीद रहा है वो। तो ऑर्गेनाइजेशन से माल हो रहा है डायरेक्टली तो प्राइमरी, और आदमी से हो रहा है तो सेकेंडरी। अब देखिए टोटल जो है भारत सरकार में 23 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, जिसमें से 5 जो है नेशनल है और 18 रीजनल है। तो स्टॉक एक्सचेंज कितना है? और स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया का कितना है? 23 है, जिसमें 5 कितना है? नेशनल और 18 रीजनल है, मतलब लोकल, है ना। याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट, अब इसमें से जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज अलग से है, वो भी मुंबई में है, रीजनल वाला। तो नेशनल वाला भी मुंबई में है, रीजनल वाला भी मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाँ वही पुराना नाम है। नेक्स्ट, BSE बोलते हैं उसको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1875 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आपको याद रखना है बात, क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, 2005 से पहले ये प्राइवेट कंपनी था, अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब अभी गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में है। तो 2005 से पहले ये प्राइवेट था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन अब गवर्नमेंट कंट्रोल में है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो चुका है, गवर्नमेंट इसको खरीद लिया है। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है टोटल वर्ल्ड में 5वां नंबर पे आता है।
ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हो रहा है प्राइवेट बॉडी का करता है ना, तो वर्ल्ड में 5वां नंबर पर है। सब 1 नंबर का क्वेश्चन बता रहे खाली आपको। नेक्स्ट, अभी टोटल कितना कंपनी इसमें रजिस्टर्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में? 4800 कंपनी रजिस्टर्ड है और 4 स्टॉक इंडिसेज भी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिसेज मतलब इंडेक्स का फुल फॉर्म, स्टॉक इंडेक्स। तो 4 स्टॉक इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और 4800 कंपनी इसमें काम कर रही है। ICICI, HDFC, जितना भी बैंक उंक है वो भी स्टॉक देता है, वो भी स्टॉक मार्केट है ना, उसका भी स्टॉक खरीद सकते हैं आप अलग से। आप म्यूचुअल फंड और क्या क्या है ना, सब स्टॉक एक्सचेंज में आता है। तो टोटल 4800 कंपनी जो है रजिस्टर्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 4 चीज़ आता है। एक होता है सेंसेक्स, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200, एक होता है 500 और एक नेशनल इंडेक्स। 4 चीज़ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 4 चीज़ कॉम्प्राइजेज, 4 चीज़ है इसमें। चारों चीज़ खाली नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सेंसेक्स क्या होता है समझिए। सेंसेक्स जो है बहुत ही सेंसिटिव इंडेक्स होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें जो है 30 कंपनी है बस, और ये जो है मार्केट का मेन रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स यही है। सेंसेक्स बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगा, सेंसेक्स घटेगा तो मार्केट घट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 30 कंपनीज का प्रॉफिट पर है। ये 30 कंपनी जो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 कंपनी है वही मार्केट को बढ़ाता है और घटाता है। वो ज़्यादा शेयर खरीद लिया, ठीक, तो बढ़ेगा सेंसेक्स। कम शेयर है तो सेंसेक्स घट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200 क्या है? 200 बोलो तो 200 कंपनी। सेंसेक्स में 30 कंपनी है, खाली 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200 में कितना कंपनी है? 200, ठीक। इसको हम लोग क्या उसको बोलते हैं? फॉरेन, मतलब 2 वर्जन है इसका, है ना। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडियंस भी कर सकते हैं। तो जो फॉरेन वाला इन्वेस्ट करेगा उसको बोलते हैं डॉलेक्स, ठीक है। जो जिसमें कि US डॉलर 2 वर्जन बोलते हैं उसको। ये USD बोलो तो US डॉलर है ना। तो US डॉलर 2 वर्जन में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ही बनाया हुआ है। 200 कंपनी इसमें है। तो जो US डॉलर 2 वर्जन है फॉरेन इन्वेस्टर वाला, उसको हम लोग डॉलेक्स बोलते हैं, ठीक है। खाली टेक्निकल नाम आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे लार्जेस्ट इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, 200 वाला। BSE 200 जो है सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम वेट जो है दिया जाता है IT सेक्टर को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को मैक्सिमम वेटेज दिया जाता है। खाली आपको इसमें समझना कम है, रटना ज़्यादा है। 500 खत्म हो गया क्या? अच्छा, ये वाला 500 होगा, ये बाई मिस्टेक 200 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बस यही सबसे लार्जेस्ट है और IT सेक्टर को मैक्सिमम वेटेज दिया हुआ है, बस ये समझ गए। नेक्स्ट, नेशनल इंडेक्स। नेशनल इंडेक्स क्या होगा? नहीं, गलत लिख दिया है। नेशनल इंडेक्स जो होता है, एक बार इसको हम कल आपको करेक्ट करके दे देंगे, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, अब दिया इधर दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलते हैं? ये मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। किसके रिकमेंडेशन पे? फेरवानी कमेटी आपको याद रखना है। कौन सा कमेटी? फेरवानी कमेटी के तहत 1992 में मुंबई में NSE का स्थापना हुआ था, ठीक है। फेरवानी कमेटी 1992 में, ठीक। तो फेरवानी कमेटी के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में 1992 में, ठीक है। सेबी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1988 में, 12 अप्रैल 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसके प्रोविजन से? इसका एक एक्ट है। तो कौन सा बॉडी होगा? स्टैट्यूटरी बॉडी। 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था सेबी। 88 तक ले जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, ठीक है।
88 से 92 तक था, फिर बाद में जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं पहले ही। सेबी क्या करता है, इंश्योरेंस वाले जो भी चीज़ हैं, म्यूचुअल फंड, जहाँ भी पैसा आप इन्वेस्टर जो करते हैं उसको कंट्रोल करते रखता है, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देता है। नेक्स्ट बताएगा अभी, फंक्शंस ऑफ सेबी आर एज फॉलोज। सबसे पहले जो है इन्वेस्टर्स बताएगा अभी, सिक्योरिटीज़ में जो भी आप इन्वेस्टर्स पैसा लगाता है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद इन्वेस्टर्स के डेवलपमेंट के लिए भी मतलब उसको प्रमोट करता है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी मार्केट जो है मार्केट को भी रेगुलेट करता है, मतलब सारा जो है इसी के कंट्रोल में है। पूरा सिक्योरिटी मार्केट जो है सेंसेक्स, स्टॉक, BSE सब इसके कंट्रोलिंग में आएगा। तो इन्वेस्टर्स के डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। जो 2002 में एक अमेंडमेंट आया था सेबी में, ठीक है, उसमें क्या है कि सेबी जो है कोई ट्रेडिंग कंपनी अगर गड़बड़ किया है ना तो उसको 25 करोड़ तक फाइन लगा सकता है, ठीक है, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग अंदर ट्रेडिंग कर रहा है कोई तो, ठीक है। और उसको जो है स्टॉक एक्सचेंज से निकाल भी सकता है, ठीक है। शेयर बाज़ार को मान्यता प्राप्त यही करता है। शेयर बाज़ार जो होता है उसको मान्यता प्राप्त कौन करता है, सेबी, ठीक है, पहचान वही देता है सेबी। 200 करोड़ तक जुर्माना लगा सकता है। ये देखिए, जो भी कंपनी है उसको बिना चार्ज का ये शेयर दे सकता है, ठीक है। इसका नाम है स्वेट शेयर। स्वेट शेयर जो है वो क्या करता है, कंपनी के द्वारा शेयर देता है बिना कोई, मतलब उसके जो भी हाई लेवल के ऑफिसर्स लोग हैं उसको शेयर देगा बिना कोई चार्ज का, ठीक है। तो बिना चार्ज का अगर शेयर्स दे रहा है कोई कंपनी तो उसको बोलते हैं स्वेट शेयर, मतलब पसीना लगा के दे रहा है खून पसीना से, है ना, हाँ, बिना किसी शुल्क के शेयर उपलब्ध करा रहा है आपको, तो वो हाई लेवल ऑफिसर्स को ही दे पाएगा। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोई कंपनी जो है पुराने शेयर होल्डर जो अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं तो पुराने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है शेयर्स, तो वो शेयर्स कहलाएगा स्क्रिप शेयर्स। इसको स्क्रिप शेयर्स भी बोलते हैं, बोनस शेयर्स भी बोलते हैं, जो आपको शेयर कंपनी खुद एक्स्ट्रा दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। मतलब जैसे होता नहीं है, कोई आदमी बहुत अच्छा काम करता है तो गिफ्ट पे गिफ्ट मिलते रहता है। अब जैसे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं बैंकिंग में तो कुछ 10 रुपये का डिस्काउंट देता है, 20 रुपये। उसी तरह से शेयर में भी है, बहुत अच्छा पुराना शेयर होल्डर्स है तो उसको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर एक्स्ट्रा दे देता है, ठीक है। तो बोनस शेयर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी देता है, ये जो है स्क्रिप शेयर्स कहलाता है, ठीक। अब देखिए IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफिसर, है ना। जब कंपनी जो है अपना जो शेयर्स जो है कोई जनरल पब्लिक को देती है पहली बार, जो पहली बार देती है उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। तो इनिशियल पब्लिक ऑफिसर बाई मिस्टेक बोल, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल मतलब क्या होता है, शुरुआत। पहली बार कंपनी जब आपको शेयर दे रही है तो वो क्या कहलाएगा, IPO कहलाएगा, मतलब वो IPO दी है आपको, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। बियर एंड बुल, मंदड़िया और एवं तेजड़िया देखिए, मंदड़िया एवं तेजड़िया। बियरर क्या होता है, जो प्रॉफिट बनाता है अपने शेयर्स को बेच करके, है ना, अपने मतलब एंटिसिपेट करता है कि भाई प्राइस फॉल हुआ, फ्यूचर में फॉल होगा तो प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। तो बियरर जो है प्रॉफिट बना रहा है, फॉल मतलब एंटिसिपेट ऐसा कर रहा है कि फॉल होगा फ्यूचर में, है ना। जैसे मंदड़िया वह व्यक्ति है जो आने वाले समय में मूल्य में गिरावट होगा ऐसा सोच के कारण अपने शेयर बेच के लाभ अर्जित कर लेता है। उसको लग रहा है कि अभी जो हम शेयर खरीदे हैं वो फ्यूचर में डाउन हो जाएगा तो अभी ये बेच लेते हैं, तो उस समय ही बेच करके उसको बेच देगा, तो एक्सपेक्ट करता है कि भविष्य में फॉल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं बियरर, ठीक है। जो स्टॉक इंडेक्स जो होता है फॉल क्यों होता है, बियर मार्केट के एक्टिवेट हो जाने के बाद सारा स्टॉक वो बेचने लगेगा तो फॉल कर जाएगा सेंसेक्स, है ना। शेयर मार्केट फॉल करता है, यही सबसे ज़्यादा बेचने लगता है कोई तो। अच्छा, तेजड़िया बोले तो बुल, है ना। बुल जो है ऐसा पर्सन है जो शेयर जो है चीप प्राइस में खरीदता है प्रेजेंट में और सोचता है कि फ्यूचर में उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा,
तो खरीदा सस्ता में, अब सोच रहा है कि फ्यूचर में बढ़ेगा, तो वो कौन है? बुल, तेजड़िया। और बियर किसको बोलते हैं? जो पहले से खरीद चुका था, उसको लग रहा है कि फ्यूचर में घट ना जाए उसका प्राइस, हाँ, इसलिए वो बेच देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बियर बुल। तो बुल्स के एक्टिवेशंस की वजह से जो है स्टॉक मार्केट जो है बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदाएगा तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। समझ में आ रहा? तो बियर की वजह से क्या होता है? घटता है, बुल की वजह से बढ़ता है। याद रखिएगा, कंटिन्यूअस जो है प्राइस में बढ़ोतरी होता है तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ चुके हैं, बढ़ाइए इसको। इन्फ्लेशन की वजह से जो है दो होता है, एक डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुश। इसमें क्या बताए थे? डिमांड घट जाता है और डिमांड बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। पुल मतलब घटना, कॉस्ट पुश मतलब महंगाई बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। कॉस्ट में बढ़ाई बढ़ोतरी होगा। ये कल पढ़ा चुके हैं हम कल। नेक्स्ट, जब डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस होता है तभी इन्फ्लेशन होता है ना। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ हो, ब्लैक मनी हो, ये सब जो है पैसा बढ़ा देता है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन होता है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दिया गया। WPI। एक टॉपिक है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI को क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये ऐसा प्राइस इंडेक्स है जिसमें कि जितना भी कमोडिटीज़ है उसको आप कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए और उसका एवरेज प्राइस जितना भी कलेक्ट करके आएगा वो जो प्राइस होगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैदा है, चीनी है, नमक है, तेल है, सब का जो है कुछ प्राइस होगा, उस सब का आप एवरेज कर लो। सारे प्राइस को जो एवरेज करोगे उसका जो प्राइस फाइनल प्राइस आएगा कलेक्टिवली एवरेज, वो प्राइस कहलाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है चेंज कर दिया है। बेस ईयर पहले 2011-12 था, अब जो है 2000 अप्रैल 2017 जो है पहले बेस ईयर से सब होलसेल प्राइस इंडेक्स चलता था, अब उसको 2011-12 कर दिया है। ठीक है, आधार वर्ष पहले का कर दिया है, 11-12 का बेस ईयर पे लेके चलता है। मतलब आखिरी 10 साल का 20 साल का एवरेज निकाल के जो आएगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा, ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी आए। पिछले 10 साल का आप एवरेज लीजिएगा तो ज़्यादा उतार चढ़ाव जो भी होगा उसमें कवर हो जाएगा ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 17 को 11-12 ले लिया है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स गवर्नमेंट जो है चेंज कर दिया है, ऑलरेडी बता चुके हैं। नया होलसेल प्राइस इंडेक्स याद रखिए, समझाए हुए हैं। कुल अगर मान लीजिए शामिल वस्तु 697 है, प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है उसमें 117 भार है, उसका जो है एवरेज आ रहा है 22.62। ठीक, जितना भी फ्यूल्स है, इलेक्ट्रिसिटीज़ है, ये सब का जो सामान आ रहा है 16 है, तो उसका एवरेज आ रहा है 13.15। और जितना भी विनिर्मित बोले तो नया जो कंस्ट्रक्शन वाला आइटम है उसका जो है भार वेट आ रहा है 564, तो एवरेज आ रहा है 64.23। कैसे करना है, कैसे आया इतना? डिवाइडेड बाई 697 है ना, तो 697 से डिवाइड करते जाइए, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है एक नया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है जिसको बोलते हैं CPI। वो जो है लॉन्च हुआ है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स CSO के द्वारा 2011 में, और होलसेल का बेस ईयर 2010 है। ठीक है, 2011 में CPI आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स पूरा एवरेज लेते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंटिन्यूएशन में लेते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया ख़त्म, लॉन्च हो गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है मोर देन 50 है, सब आप याद भी नहीं रख सकते, इतना भी याद रखें तो बहुत गनीमत है। तो जो इम्पोर्टेंट है और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में अभी के हिसाब से ज़रूरी है, वो हम एक जगह कंपाइल किया हुआ है, वो हमको पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं यूएनओ। इसमें टोटल 6 इसका क्या है ऑर्गन्स हैं। कौन कौन? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, खोल दो आवाज़ गूंज रहा है, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इससे क्या है सेक्रेटेरिएट है ना। टोटल कितना इसका मतलब ऑर्गन्स है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं, और सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो यूएनओ में टोटल 193 कंट्रीज है, लेकिन फ्लैग्स अगर देखिएगा तो 195 फ्लैग्स है, क्योंकि इसमें 2 जो कंट्री है ऑब्जर्वर्स कंट्री में आता है, जिसको बोलते हैं होली सी और पीएलओ, प्राइमरी लेबर ऑर्गेनाइजेशन करके नाम है उसका, तो पीएलओ। तो 2 कंट्री ऐसा है जिसका सिर्फ और सिर्फ फ्लैग है उसमें, लेकिन उसको मेंबर्स नहीं रखा गया है, सिर्फ ऑब्जर्वर्स के रूप में रखा गया है, मतलब पार्टिसिपेशन शामिल नहीं हो सकता है। तो टोटल 193 कंट्री है, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। ठीक है, इसका जो सिंबल है, लोगो चाहे उसको एम्बलम बोलते हैं, वो सेंटर में नॉर्थ पोल है, और दोनों बाकी चारों ओर जो है ओलिव्स का ब्रांचेज है। ओलिव्स ब्रांचेज का मतलब सिग्निफिकेशन क्या है कि वो पीस को शो कर रहा है, और पूरा ब्लू बैकग्राउंड स्काई है। ठीक है, हाँ आता है, जो आया है वही डाला हुआ है। तो ब्लू बैकग्राउंड स्काई है, सेंटर किया हुआ है नॉर्थ पोल पे, है ना। इसके अभी करंट चेयरमैन कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए यूएन डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट बाद। अच्छा, सबसे पहले जो है सिक्योरिटी जनरल कौन है इसके? हमने चेयरमैन बोलो तो सिक्योरिटी जनरल बोलते हैं इसके। कौन है? पहले सेक्रेटरी जनरल है ट्रैगवे लाई, है ना, जो नॉर्वे कंट्री से हैं। अभी जो एंटोनियो गुटेरस जो बने हैं वो 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं जो अभी प्रेजेंट हैं। ठीक है, अच्छा 193 कंट्री है और 195 फ्लैग्स है। तो 193 सबसे लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है? साउथ सूडान। सूडान नहीं, सूडान अलग है, साउथ सूडान अलग है। साउथ सूडान सबसे लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ है। इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट बता दिए। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 मेंबर है। इसका जो भी मेंबर्स होता है उसका 9 ईयर्स का टेन्यूर होता है। 1/3 जो है एवरेज 2 साल पे रिटायर होते हैं, वो एवरी 3 साल में। ठीक है, और इसके जो 5 मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और 10 मेंबर्स जो हैं वो टेम्पोररी मेंबर्स होते हैं। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वेटो पावर है, मतलब वो कुछ भी डिसीजन रिगार्डिंग चेंज कर सकते हैं। कौन कौन है? फ्रांस, अमेरिका, चाइना, यूके, फ्रांस, रसिया, ये 5 मेंबर जो है परमानेंट है। इंडिया परमानेंट नहीं है, पहले बता दे रहे। इंडिया जो है 10 मेंबर्स में आता है, लेकिन वो टेम्पोररी मेंबर्स है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलो तो ऑल ओवर वर्ल्ड का ये, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बाप कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें 15 मेंबर्स हैं, टोटल 9 ईयर्स टेन्यूर रहता है। 1/3 रिटायर होता है जैसे नॉर्मल। तो सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट। नहीं, सेकंड में खाली सिक्योरिटी काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो इसमें अमेरिका, चाइना, यूके, फ्रांस, रसिया याद रखिएगा। जो याद रखने वाला चीज़ है वही इसमें डाला हुआ है, नहीं तो ये खाली यूएनओ बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, दूसरा चीज़ है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अभी सबसे रिसेंट में कौन है? इंटरमिट गिल। इंटरमिट गिल कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों को बोला जाता है ट्विन सिस्टर। क्योंकि दोनों कैसे फॉर्मेशन हुआ था? दोनों का ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से फॉर्मेशन हुआ था 1944 में जुलाई में। तो दोनों 1944 जुलाई में फॉर्मेशन हुआ है, जैसे ही 1945 में हुआ था। तो दोनों जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में फॉर्मेशन हुआ था। किसका? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। इसलिए इसको बोला जाता है ट्विन सिस्टर। ठीक, ये इसमें टोटल 189 मेंबर था। अभी 2023 के मई में 190वां मेंबर ऐड हुआ है, जिसका नाम है एंडोरा। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर करंट अफेयर्स में। तो 190वां मेंबर कौन ऐड हुआ है? एंडोरा।
जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से बना। ये अजय बांगा कौन है, इसके वर्ल्ड बैंक के मेन चेयरमैन, ठीक है, अजय बांगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का जो है वो बहुत सारा वो है, क्या उसको बोला जाता है, विंग्स मतलब पार्ट्स, ठीक है। तो पहला क्या है, आईबीआरडी क्या होता है, आईबीआरडी का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है, जब वर्ल्ड बैंक बना था, अभी तो 190 कंट्री हो गया, जब बना था तो 38 कंट्री ही था, और 1946 में शुरुआत हुआ था आईबीआरडी का। तो आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है, आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपको एक ही पेज में दे रहे थे इसलिए फुल फॉर्म नहीं डाले हैं, आप लोग फुल फॉर्म एक बार खाली पढ़ते जाइए, ठीक है। तो इस जितना भी है, इस सारे जितना भी इसका ये कचरा, ये जो भी नाम है ना, ये सब का हेडक्वार्टर वाशिंगटन है, ठीक है, इसलिए लिखे नहीं है। सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन ही है, आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन ही है। तो जैसे आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1946 में बना था, जिस समय बना था उस समय 38 मेंबर्स था, अभी तो 190 सब में रहेगा, है ना। अब एक है आईडीए बोले तो किसको बोलते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये सब इसी का पार्ट है। तो पूछेगा रिस्पॉन्सिबल टू वर्ल्ड बैंक, तो ये नाम आपको एग्जाम में आया तो सीधे रिस्पॉन्सिबल टू वर्ल्ड बैंक, है ना। तो आईडीए क्या होगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आईएफसी बोलो तो क्या होगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। मीगा क्या होगा, मीगा बताइए, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। क्या होगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। कौन, हाँ, दोनों ट्विन है ना, आईएमएफ भी रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड बैंक का ही, ठीक है। उसके बाद आईडी हो गया, आईबीआरडी हो गया, आईसीएसआईडी क्या होता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो भी इन्वेस्टमेंट में डिस्प्यूट आएगा उसको सेटल करता है ये। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब बताइए एक बार फिर से, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी क्या होगा, एसोसिएशन, है ना। और उसके बाद सबसे लास्ट क्या होगा, सबके बाद इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। समझ गए। अब देखिए आईएमएफ में सब कुछ सेम है। आईएमएफ में जो है एक स्पेशल ड्राइंग राइट है, एसडीआर। इसमें देखिए समझाया हुआ है एसडीआर क्या होता है। एसडीआर जो है, जैसे हर जगह का अलग अलग रुपया है। जैसे यूएस का डॉलर चलता है, यूरो चलता है, युआन चलता है, फिर येन चलता है, पाउंड चलता है। सबका सिंबल देख रहे हैं। तो यूके का पाउंड, उसके बाद जापान का येन, फिर युआन, यूरो और यूएस का डॉलर। ये पांचों को देखते हुए बनाया गया है। इसी के वैल्यू को मॉनिटर करते हुए एक एसडीआर का वैल्यू है। अपने रुपया के वैल्यू में एक एसडीआर जो है 110.6 रुपया है अभी। तो ये पांचों को देखते हुए एसडीआर एक स्पेशल रुपया बनाया जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट याद रखिएगा, क्योंकि हर कंट्री अपना अपना चला रहा है। तो भाई मेन फॉलो किसका करना, कोई एक तो होगा ना। जैसे हर कंट्री में मतलब कोई लेंथ नापने का, कोई मीटर में नाप रहा, कोई यार्ड में नाप रहा, कोई फीट में नाप रहा, कोई, तो हम मानेंगे किसको भाई? सबको एक कन्वर्जन में होना ना, कोई एक। तो एक आईएमएफ में एक स्पेशल ड्राइंग राइट चलता है, जो ये पाँचों को, यही पाँच को लेके चलता है, इंडिया को लेकर नहीं चलता है। यही पाँच को लेकर के बढ़ते घटते में बैलेंस करके एवरेज लेके बनाता है। तो अभी इंडिया के हिसाब से 110.6 रुपया में एक एसडीआर होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्री। तो नाम सही लग रहा है, साउथ एशिया में आएगा, माने एशिया के साउथ पार्ट में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
काठमांडू टोटल इसमें 8 कंट्री है। बना कब था? 8 दिसंबर 1885 में बना था, ढाका में। ठीक है। IMF कब बना था? जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक कब बना था? जुलाई 1944 में। कब? किसके कॉन्फ्रेंस से? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद आपका UNO कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है UNO का? अमेरिका, USA। न्यूयॉर्क अमेरिका, हाँ न्यूयॉर्क अमेरिका, और बाकी सब वाशिंगटन। इसका कहाँ है? काठमांडू। तो सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू। इसमें 8 कंट्री है। अभी कौन है सार्क के मेन हेड? गोलम सरवार। ठीक है। अब देखिए इसका मेंबर्स पूछता है एग्जाम में कौन है कौन नहीं है। इसका कोड है MBBS पेन। MBBS पेन मतलब M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। इंडिया के जितने भी नाइबरिंग कंट्री है इसमें सब आएगा, चाइना छोड़ के। ठीक है। तो इंडिया के नाइबरिंग कंट्री में चाइना छोड़ के सब आएगा। इसे कोड याद रखिए MBBS पेन। तो उससे आपको नाम पकड़ने में आएगा इंडिया के नाइबरिंग कंट्री जो साउथ एशिया में आएगा। ठीक है। MBBS पेन से कोई तकलीफ नहीं ना है। अब आ जाइए एशियान। एशियान जो होता है इसका अभी रिसेंट में सबसे लेटेस्ट जो आया है एशियान का एम्ब्लेम, उसका थीम है एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। एग्जाम में आता है इसलिए डाल दिए हैं यहाँ एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। ठीक है। ग्रोथ का एपी सेंटर मतलब क्या होता है? जहाँ से अर्थक्वेक निकलता है। ओरिजिन के बाद जहाँ से सबसे मैक्सिमम पहुँचता है, तो जहाँ से निकलता है उसको फोकस बोलते हैं, और वर्टिकली जहाँ जाता है उसको क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ मतलब हम मैक्सिमम ग्रोथ पे पहुंचेंगे, है ना। तो इसका थीम है एशियान का। एशियान का फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। यहाँ पे साउथ एशिया था, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया है, बस यही अंतर है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अभी भी 2023 वाला जो है सम्मेलन कहाँ हुआ है? जकार्ता में ही। अभी इस पे टोटल 10 मेंबर हैं। ठीक है। अभी जो इसके प्रधान कौन थे? SD प्रधान इंडोनेशिया वाले ही थे। ये बना कब था? ये बना था 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में घोषणा होकर बना था। ठीक है। हेडक्वार्टर जकार्ता है लेकिन बना था बैंकॉक में, बैंकॉक डिक्लेरेशन से 8 अगस्त 1967 में। इसका कैसे 10 कंट्री कौन कौन है? टीवी क्लिप ऑफ MBBS ऑफ नहीं है, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। T से थाईलैंड, B से वियतनाम, C से कंबोडिया। देखो जो आपका वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल के नीचे ही जितना भी है ना वो साउथ ईस्ट एशिया होता है। वो अगर आपको माइंड मैप में है तो आप सब बना दोगे। म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनाई हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, सब उधर ही है। आपका मैप देखे हैं ना, मैप का जो नीचे वाला पार्ट है वेस्ट बंगाल के नीचे, और अभी बे ऑफ बंगाल के तरफ साइड, बे ऑफ बंगाल के तरफ जितना भी है ना, फिलीपींस, सुमात्रा जो भी है सब उसमें मेंबर आएगा। तो हम कोड को मैच करना इसलिए म्यांमार को बर्मा बनाए हैं, क्योंकि MBBS में मैच करना है। ठीक है। तो थाईलैंड टीवी क्लिप ऑफ MBBS, अगर ये वर्ड से पहला लेटर पकड़ा जाएगा, उसके बाद ये पकड़ा गया कि साउथ ईस्ट एशिया पकड़ना है हमको। बंगाल के इधर वाला जो है, बंगाल के राइट साइड वाला जितना भी कंट्री है, अगर आपके माइंड में मैप है तो आप बता दोगे। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनाई, सिंगापुर, सब उधर ही है कि नहीं? सब है ना उधर। ठीक है। अब देखिए दूसरा कौन है? देखिए इसका मेंबर आपको नहीं याद रखना है। एक है G7। जब बना था उस समय G7 था, अभी G20 हो गया। मतलब जिस समय जो है बना था उस समय 7 ही कंट्री था, अभी टोटल 20 कंट्री है, इसलिए G20 हो गया। कब 20 बना था? 26 सितंबर 1999 में 20 हो गया था। जब बना था उस समय 7 था। ठीक है। टोटल 19 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन का पूरा है। ठीक है। तो इसमें कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। जहाँ पर मतलब इसका समिट हो रहा है, G20 समिट पिछला बार कहाँ हुआ था? इंडिया में ही हुआ था। हाँ 2023 का, तो इंडिया में ही हुआ था फरवरी में। हाँ चल रहा है। तो उस समय हेडक्वार्टर को मतलब हेड कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी, मतलब वहाँ का PM। तो जैसे 2023 इंडिया, 2022 बाली में हुआ था, है ना। तो ये खाली याद रखना है। इस समय जो है जब बना था तो 7 कंट्री से बना था, उस समय 1975 में बना था। जो 7 कंट्री से बना था, तो G7 जो है हमारा जब स्टार्ट हुआ था 1975 में 1975 में सिर्फ 7 कंट्री के साथ स्टार्ट हुआ था।
इसलिए G7 है। अब G20 हो चुका है 26 सितंबर 1999 से, जिसमें 19 मेंबर्स है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो आपको कौन कौन है वो याद रखने का ज़रूरत नहीं है, खाली कितना है याद रखिए, ठीक। अच्छा, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, जहाँ पे सम्मेलन होगा उसी कंट्री का हेड जो होगा उसका मेन हेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2023 में इंडिया था तो मेन हेड नरेंद्र मोदी हो जाएगा, 2022 में बाली था तो बाली का PM हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब जिस समय 7 था वो कंट्री आपको याद रखना है कौन कौन है। तो इसका कोड है गर्लफ्रेंड का जूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। उस समय इंडिया नहीं था। अब देखिए ये सब जो है यूरोपियन कंट्री है सारा, खाली एगो नया में आपको देखिए जापान दिख रहा है थोड़ा अलग, है ना। अब देखिए जो आपका एशियान है और सार्क है, इंडिया किस में है? सिर्फ सार्क में है, जबकि इसमें 8 ही मेंबर्स है, उसमें है, लेकिन एशियान में 10 मेंबर्स है, फिर भी नहीं है, क्योंकि वो साउथ ईस्ट एशिया है, मतलब बंगाल के उधर वाला पार्ट सारा, म्यांमार वो सब, ठीक है। अब है WTO, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे पूरा। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड सारा आपको हम बता चुके हैं, एक बार देख लीजिए। IBRD बता चुके हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बता चुके, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बता चुके, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बता चुके। ये सब का सब हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही मतलब पार्ट्स है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एमिगा, ये सब बता चुके हैं आपको। ये सब का हेडक्वार्टर वाशिंगटन है ना। नेक्स्ट, ये सब वर्ल्ड बैंक, सारा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू वर्ल्ड बैंक। अब देखिए एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश कब हुआ था? नवंबर 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है, एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर। और इससे टोटल कितने मेंबर्स हैं? 21 मेंबर्स हैं। याद रखने का जरूरत नहीं है कौन कौन है, खाली मेंबर्स का नंबर याद रखना है, एग्जाम में आता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? ये क्या करेगा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट कराएगा पैसिफिक बेसिन वाले एरिया में। सिंगापुर उधर ही है ना, पैसिफिक ओशन वाले एरिया में ही। तो पैसिफिक ओशन मतलब एपेक का, पैसिफिक ओशन नाम ही है उसका, एपेक का फुल फॉर्म में ही आ रहा है पैसिफिक, है ना। अब दूसरा, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो सबका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, जो याद रखने वाला चीज़ है वही खाली डाला हुआ है आपके लिए। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 22 अगस्त 1966 को। हेडक्वार्टर है मनीला। मनीला कहाँ का राजधानी है? फिलीपींस का, है ना, फिलीपींस का है। मेंबर 67 हैं। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये ट्रेड और रीजनल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन मेंटेन करता है, बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो ADB भी आपका, ADB मनीला हो गया। इंटरपोल बोले तो क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ये किस के लिए है? 1914 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन हेडक्वार्टर, मेंबर्स, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। तो हेडक्वार्टर्स कितना था? हेडक्वार्टर फ्रांस, मेंबर्स 190। इंटरपोल जो है क्या करता है? क्रिमिनल पुलिस अथॉरिटी में इंटरनेशनली कोऑपरेशन करता है ना। मतलब जो भी क्रिमिनल पुलिस अथॉरिटीज है उसमें प्रमोट लाएगा ताकि इंटरनेशनली उसको पकड़ पाए, है ना। अब है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है 23 जून 1994 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अभी हम पूरा पढ़ाने के बाद सबका हेडक्वार्टर पूछेंगे, इसलिए हेडक्वार्टर पर ध्यान रखिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। इसके मेंबर कितने हैं? 105। अच्छा, बाकी जो ऑनररी मेंबर्स भी है, जो VIP मेंबर्स भी है, इसमें 32, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या करता है? ओलंपिक जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ओलंपिक गेम को मॉनिटर करता है ना, और बढ़ावा देता है, ठीक। तो एक बार ये देखिए, नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका 3 हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक इस्तांबुल में है, इस्तांबुल टर्की, एक रोम में है, ठीक है, और एक किंगस्टन में है, जमाइका, है ना। रोम आपका कहाँ है? इटली में। तो इस्तांबुल, रोम और जमाइका, है ना। इसका 120 मेंबर्स हैं। 1961 में सितंबर में आपका इस्टेब्लिश हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अमेरिका और USSR से जो भी पॉलिटिकल कोऑपरेशंस करना है ना, कोल्ड वार एरिया में सेपरेट करके रखना है,
ठीक है, और जो भी ये ज़रूरत नहीं है आपको उतना पढ़ने का। ठीक, नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है 8 अप्रैल 1965 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये जो है 1 जुलाई 1967 से इफेक्टिव हुआ था। 65 में इस्टेब्लिश हुआ था लेकिन इफेक्टिव 1967 से हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रसेल्स बेल्जियम में आता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में आता है। इसमें कॉमन यूरोपियन करेंसी चलता है यूरो, है ना, जो 1 जनवरी 1999 से लॉन्च हुआ है। टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें? 28। ठीक है, पहले 19 था, 29 था, एक घट गया है ना। तो 11 जो है न्यू कंट्री जो है ज्वाइन हुए हैं 2004 में। कौन कौन ज्वाइन हुए हैं उसे याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूरोप को यूनाइट बना के रखना है। सारे मेंबर कंट्री जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल बॉन्ड बना के रखें, ताकि कोई इस पर मतलब दूसरा कंट्री कोई कुछ नहीं कर पाए इसका। जैसे अभी रसिया जो है उखाड़े फेंके हुए है ना यूक्रेन को, उस तरह का। अब है ओपेक। एपेक क्या था? एशिया पैसिफिक। अच्छा, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स है, उसका भी ब्रुसेल्स था, बेल्जियम, है ना। ये जो स्टैब्लिश हुआ था 1949 में, इसका भी 28 स्टेट्स है। इसका भी जो है म्यूचुअल डिफेंस और कोऑपरेशन करना है आपस में। नाटो का मेंबर जो है यूक्रेन जो है, मतलब रसिया और यूक्रेन में लफड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे नया मेंबर कौन है? अल्बानिया और क्रोएशिया। ये पूछता है एग्जाम में। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया ज्वाइन किया था, तो ये नया मेंबर था। और मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है मतलब मेंबर बाद में बना था, लेकिन यहाँ यूरोप का जो जितना भी मेंबर्स है उसमें जो है रसिया और यूक्रेन दोनों मेंबर्स में लफड़ा चल चुका है। तो इसीलिए नाटो को लेकर के लड़ाई हो रहा है, और नाटो को लेकर लड़ाई होने की वजह से ही आपका इतना मतलब नाटो कंट्री में, मतलब ये यूक्रेन चाह रहा है कि नाटो कंट्री में रहे, और रसिया उसको चाह रहा है कि तुम मत रहो, इसलिए लड़ाई हो रहा है। अब है ओपेक। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नाम सही चल रहा है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ओपेक। एपेक क्या था? पैसिफिक का इकोनॉमी, है ना। ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट से समझ जाइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? ऑस्ट्रिया, है ना। आइनिया मतलब ऑस्ट्रिया का ही मतलब। और ये एना सितंबर 1959, 12 मेंबर है। ठीक है, वियना होगा। इस स्पेलिंग में भी के जगह पे ए लिख दिया। वियना ऑस्ट्रिया का राजधानी है। अंगोला, वेनेजुला, ये देखो ये जू को जेड को आर लिख दिया है। कतर, सऊदी अरब, इस सब जगह आपका पेट्रोल बहुत है। लीबिया, अल्जीरिया, कुवैत, इंडोनेशिया। इसका क्या है? मतलब वर्ल्ड का जो प्राइस है उसको कंट्रोल करके रखना है, काहे कि ऑयल प्रोडक्शन इसी पर सब डिपेंडेंट है, तो व्यापार भी इसी पर डिपेंडेंट होगा। तो पेट्रोल को एक्सपोर्ट मतलब कंट्रोल में रखना है, ओपेक। तो वियना याद रखिएगा। ओपेक का है हेडक्वार्टर। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल मतलब क्या होगा? ये क्लाइमेट उलमेट बताएगा, है ना। हेडक्वार्टर जेनेवा। जब नहीं याद आएगा किसी का हेडक्वार्टर तो जेनेवा मार सकते हैं तुक्का। जेनेवा हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड का है। 1950, इसका 185 मेंबर्स हैं, 6 टेरिटरीज भी हैं। इसका क्या कंसर्न है? मेट्रोलॉजिकल कोऑपरेशन करता है, मतलब क्लाइमेट के बारे में आपको बता देता है पहले ही। एमनेस्टी इंटरनेशनल आजकल जो है मतलब जितना भी एग्ज़ाम है उसका फेवरेट टॉपिक हो गया है ये। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है लंदन में 1961 में बना था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ह्यूमन्स राइट्स में जो भी वायोलेशन हो रहा है उसको कंट्रोल में रखना है। इसके लिए वर्ल्ड वाइड मतलब ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को वॉच करना है। ये नोबेल प्राइज़ इसको मिला गया था शांति के लिए 1977 में। एमनेस्टी नाम है आदमी का, इसके नाम पे, हाँ उसके नाम पर दिया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है लंदन हेडक्वार्टर है, 1961 में है। ठीक। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई जो है SCO बोलते हैं। संघाई बोलो तो संघाई कहाँ है? चाइना, तो उसका राजधानी हेडक्वार्टर हो जाएगा बीजिंग। 7 जून 2002, 6 मेंबर्स हैं, रसिया, चाइना, बाकी जितना भी तान है। ठीक है, तो इसका तो मेंबर आप याद कर सकते हैं। 6 ही मेंबर है तो याद करना भी पड़ेगा। जिसका 10 से कम मेंबर है उसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूछ देगा कौन इनमें से नहीं है ना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF, ये जो है 11 सितंबर 1961 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। सारा कंट्री जो है इसमें, पूरे वर्ल्ड के टोटल कंट्री इसके मेंबर है। बोलो तो 200 कितना कंट्री है? 203 है शायद, है ना।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है ना, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, उसके लिए फंड है ये, ठीक है। नेक्स्ट तो याद रखना है। अब देखिए इसमें से कुछ हम और बता देते हैं, कुछ रखना है जिसका कौन बना है नया, ठीक है, मतलब करंट अफेयर, इसके करंट अफेयर्स जो अभी डील कर देते हैं। देखिए इंटरपोल जो है, इंटरनेशनल पुलिस है ना, इंटरपोल, ये 1923 ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें याद क्या रखना है आपको, देखिए स्टार मार्क किए हुए हैं, 90वां जो है न्यू दिल्ली भारत बना था, ठीक। उसके बाद इसका जो अभी करंट जो हेड कौन है, लियोन पुर्जा, ठीक है, लियोन पुर्जा हेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस जानते हैं, अभी 1966 में बना था। अभी जो करंट हेड है वो कौन है, अशोक, हाँ अशोक लवासा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल तो दिल्ली इसको नया नहीं है। तो करंट किसका किसका याद रखना है आपको, एक तो शुरुआत में आपको यूएनओ का बताया, एंटोनियो गुटेरेस, वो पूछता है। और एक इंटरपोल के करंट कौन है, लियोन पुर्सा। और एक आदिलाबाद, अरे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर अशोक लवासा, अरे हेडक्वार्टर बोल रहे हैं, हेड अशोक लवासा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट WTO के कौन है, एक और बैक कीजिए, एक और कीजिए, उसमें क्लियरिटी आएगा पिक्चर का। हाँ कौन है बताइए, लिखा हुआ है एक्चुअली, ये लिख है नागोजी ओमाजा, है ना, नाइजीरिया के हैं ये, नाइजीरिया के हैं। इसका हेडक्वार्टर तो जेनेवा बता दिए है, 1195 में बना है। व्यापार संगठन 164 मेंबर है, बता चुके हैं। यूनेस्को का है पेरिस, है ना, बस खाली यही याद रखना है, यूनेस्को में पेरिस फ्रांस, है ना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 5 जून 1972 को हुआ था, नैरोबी हेडक्वार्टर है, केन्या का राजधानी नैरोबी, है ना। अब देखिए ओपेक में आपको बताए थे वियना 1960 में, और ये यूनिसेफ जो है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बच्चों लोगों के लिए है ये। फिर है UNCTAN, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, आपको बताया है, जिसका नहीं याद आएगा जिनेवा मानिएगा। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बता चुके हैं, 28 मेंबर है, बाई मिस्टेक गलती लिख दिया है, माफ़ कर दीजिए इसको। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड फंड भी बता चुके हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, बता चुके हैं। यहाँ वर्ल्ड वाइड फंड में इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड का जो लोगो है, मतलब वो पांडा है, इम्ब्लेम वो पांडा है, एग्जाम में आता है। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, ये जो है रेड डाटा बुक बनाता है 1948, ये इंपॉर्टेंट है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, नेचर को कंजर्व करना है, तो रेड डाटा बुक बनाएगा। रेड डाटा बुक क्या है, जो एक्सटिंक्ट हो गया है, जो इंडेंजर्ड है, वो सबको एक जगह कंपाइल करके रखता है 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट पांडा, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ग्लैंड, ठीक। WW हो गया, IUCN हो गया। अब देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बता चुके हैं, ये 1894। ओलंपिक कमेटी का जो हेड है वो कौन है, लियू साने। जो हम हेड जिसका नाम लिख रहे हैं वो कागज़ में एक जगह लिख के आप लोग रट जाइएगा, जिसका ये बता रहे हैं उसी का इंपॉर्टेंट है, बाकी का ज़रूरत नहीं है रटने का, क्योंकि ये लोग 2023 में बना है, तो 2023 में जो बना है वही पूछेगा, बाकी बेकार का नहीं पूछेगा। तो लियू साने। और जो है FATF जो है उसका है पेरिस में है, इसका जो हेडक्वार्टर हेड कौन है, T राजा कुमार, ठीक है, T राजा कुमार, ठीक है। नेक्स्ट WHO आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, है ना। उसके बाद नाटो भी है आपका ब्रुसेल्स, है ना। SW और IW क्या होता है बताइए, इसका भी जिनेवा, SW का बीजिंग, खाली इतना याद रखना है बस, ईयर भी नहीं पूछता उतना है। हाँ संघाई है, संघाई का तो आप पढ़ चुके, बीजिंग। ICO है, ये ICO है, IW नहीं, ICO है, तो बता चुके हैं जिनेवा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। अब देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो है आपको इम्पोर्टेंट समझना है मनी सप्लाई का एक टॉपिक छूट गया था, मनी सप्लाई, जिसमें होता है 2 मनी, नैरो मनी और ब्रॉड मनी। M0, M1, M2, M3, M4, बस 4 ही है।
नाम सुने हैं कि नहीं? पहले सुने हैं? तो M1, M2, M3, M4 और इसके बाद पढ़ेंगे M0, है ना। M0 बोलो तो M0, है ना। M1 किसको बोलते हैं? जो हमारा करेंसी है, जो नोट्स और कॉइन्स सारा जो पब्लिक अपने पास लेके घूम रहा है, सब्जी खरीद रहा है, जिससे सब्जी नहीं बियर भी पी रहा है उससे, है ना, उससे खाना भी पा रहा है, दूध भी पी रहा है, सब हो रहा है। और जो डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं इसको, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जो आप डीडी बना करके देते हैं ना, चेक टाइप डीडी बना करके लिखते हैं कि हाँ मेरे अकाउंट से इस आदमी के अकाउंट में इतना रुपया डाल दिया जाए, लो डीडी बना के दे देता है, कोई कंपनी बना के देता है। तो वो दोनों मनी जोड़ के जो है M1 कहलाएगा, जो पूरा मनी सर्कुलेशन में है, जो सब आदमी के पास है। और जो डीडी कोई कंपनी किसी को देता है पर्सनली, वो डीडी डिमांड डिपॉजिट, वो सारा मनी क्या कहलाएगा जोड़ के? M1। और M2 क्या कहलाता है? जितना M1 है वो तो होगा ही, इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस में जो आप सेविंग डिपॉजिट करता है ना लोग अपना, कि हमको अरे फ्यूचर में हमको 15% मिलेगा, 20% मिलेगा, तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग करवाता है। बहुत लोग पोस्ट ऑफिस में अभी नहीं कराने लगा है, पहले पोस्ट ऑफिस में लोग सेविंग बैंक में सेविंग डिपॉजिट रखता था, जमा करता था ना कुछ सेविंग, तो वो सेविंग जो पोस्ट ऑफिस में जमा है वो दोनों जोड़ के होगा M2। तो M1 और M2 आपका नैरो मनी है। M1 और M2 कौन सा मनी है? नैरो मनी। M3 कौन सा मनी है? इसमें पोस्ट ऑफिस वाला नहीं लेना है, M1। और जो कमर्शियल बैंक का जो टाइम डिपॉजिट है, मतलब हर एक कमर्शियल बैंक में जो आदमी पैसा जमा करके रखा है, सारा पैसा जो आपका पैसा जमा है, टाइम डिपॉजिट, वो पैसा क्या होगा? M1 प्लस वो M3। मतलब आपके पॉकेट में जो पैसा है सो, चाहे वो करेंसी हो, नोट हो, और डीडी के फॉर्मेट में मिला है किसी को, वो पैसा, और जो बैंक में पैसा है सो, मतलब बैंक में भी तो सबका पैसा रखा होगा ना टाइम डिपॉजिट, तो टाइम डिपॉजिट जो है बैंक का, तो वो पैसा जो होगा M3 कहलाएगा। M4 क्या होगा? जितना ये पैसा है वो अलग। उसके बाद जो है टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के साथ, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो भी टोटल डिपॉजिट है वो, मतलब M1 वाला में जोड़ दिए थे तो M2 आया था, है ना। तो M3 में M2 माइनस M1 कर दिए तो M4 आ जाएगा। तो ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो M4 क्या है? M3 प्लस टोटल वो, मतलब खाली सेविंग नहीं, पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस तो एक्चुअली खाली सेविंगे लेता है, तो पोस्ट ऑफिस में जो पैसा है और प्लस M3 वो जो है M4 होगा। ये दोनों कौन सा मनी है? ब्रॉड मनी है। ये समझ में आया? M4 मतलब तुम्हारा पैसा, बैंक का पैसा और पोस्ट ऑफिस का पैसा सब इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बैंक का पैसा और तुम्हारा पैसा, और डिमांड ड्राफ्ट किसको देते हैं तो एक्चुअली तुम्हारा ही पैसा है, किसी के नाम पे चाहे कंपनी के नाम पे रहता है। तो जो मार्केट में पैसा है सो, जो बैंक का पैसा है सो, और जो पोस्ट ऑफिस का पैसा है सो, सब हो जाएगा M4। समझ में आ रहा है? और M2 क्या था? जो मार्केट में पैसा है सो, और सिर्फ पोस्ट ऑफिस वाला। और M3 क्या था? जो मार्केट में पैसा है सो बैंक वाला, पोस्ट ऑफिस हटा के। तो M3 में पोस्ट ऑफिस नहीं है, समझ में आ रहा है? और M2 में बैंक नहीं है, समझ में आ रहा है? और M1 में जो मार्केट में पैसा है सो, समझ गए? और M4 बोले तो सब पैसा है ना, बैंक भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, और जो मार्केट में माल है वो भी। मार्केट में आपका करेंसी रहेगा और डिमांड डिपॉजिट रहेगा। ठीक है, समझ रहे? नेक्स्ट, अच्छा इसके पहले देखिए नैरो मनी और ब्रॉड मनी में एक चीज़ लिखा है, बैक कीजिए। कहाँ बैक कर दिए? ज़्यादा बैक नहीं करना है। नैरो मनी में एक ही बैक करिए ना। हाँ, इसी को बोल रहे हैं। नैरो मनी में जो इजीली अवेलेबल होता है उसको नैरो मनी बोलते हैं। ब्रॉड मनी इजीली अवेलेबल नहीं होता है, जो टर्म डिपॉजिट होता है। तो M3 M4 में इजीली अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक वाला और इसमें पोस्ट ऑफिस वाला ले रहा है, बैंक पोस्ट ऑफिस दोनों, और इसमें खाली बैंक, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं है। मार्केट में माल कौन है? M1 और M2। तो M1 M2 मार्केट का माल है, मैंने सेविंग डिपॉजिट तो आप कभी भी जब मन करिए तब निकाल सकते हैं ना। और इसका क्राइटेरिया रहता है टाइम डिपॉजिट वाला, फिक्स डिपॉजिट जो आप कराते हैं बैंक में, उसका क्राइटेरिया रहता है ना निकालने का। इसलिए ये टाइम डिपॉजिट और जो आप पोस्ट ऑफिस वाला डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट है, जहाँ भी टाइम डिपॉजिट वर्ड आ जाता है ये आसानी से नहीं निकाल पाइएगा आप।
और ये M1 M2 जो है कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट M0, इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, ठीक है। जो RBI के पास पैसा रहता है वो पूरा M0 होता है, मतलब जो पैसा सर्कुलेशन में है वो RBI ही छाप के दिया ना जी आपको, तो जो सर्कुलेशन में है वो, और प्लस RBI मानी जो गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो इशू होता है पूरा, मतलब कमर्शियल बैंक का जितना भी रिजर्व्स है जो RBI को दिया, वो RBI को 4% CRR के फॉर्म में देता है, फिर RBI को रिवर्स रेपो सब जो देते रहता है, मतलब RBI का मनी और जो करेंसी जो पब्लिक आपस में मार्केट में जो पैसा सर्कुलेशन में है वो भी पैसा, सब पैसा M0 है, मतलब M0 सबसे बड़ा है, मतलब M4 प्लस RBI का जो रिजर्व है वो जोड़ोगे तो M0 आ जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो M0 जो है हाई पावर्ड मनी है, तो ये मनी है जो आपको सबसे, मतलब इससे बेहद आगे मनी नहीं आ सकता है, ठीक है। ये सब कवर कर लिया, ठीक है। तो RBI का है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब है इसमें, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सारा, ठीक है। अब हम लोग GST पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए GST पढ़ना है। GST क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। GST कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ये सबसे पहले कहाँ आया था? फ्रांस में आया था, याद रखिएगा ये बात। और इंडिया में सबसे पहले कौन से मॉडल पे आया था? कैनेडियन मॉडल पे। और इंडिया में ये किसके कमेटी पे बना था? विजय केलकर कमेटी। कमेटी भी पूछता है, मॉडल भी पूछता है, और सबसे पहले कहाँ आया था ये भी पूछता है। सब एक नंबर का क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 तो याद रहेगा आपको, क्योंकि प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, नीति आयोग आया गया, तो फिर 2017 से आ गया, है ना। तो 1 जुलाई 2017 वो 12वां 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था आपका, 1 जुलाई 2017 से आ गया। पहले इंप्लीमेंट हुआ फ्रांस में, कैनेडियन मॉडल पे बना, और ये विजय केलकर कमेटी से रिकमेंडेशन पे बना था। सबसे पहला कौन सा स्टेट इंप्लीमेंट किया था GST? असम। सबसे पहले असम किया था, ठीक है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति के चलाने वाले। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर कौन सा आर्टिकल में आता है GST? आर्टिकल 279। GST काउंसिल भी बनाया गया है प्रेसिडेंट्स के द्वारा, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। 2016 में ही GST काउंसिल बन गया था, ठीक है। GST काउंसिल बोलो तो सभा टाइप, है ना। GST काउंसिल 2016 सितंबर में बना था, प्रेसिडेंट बनाए थे। GST काउंसिल जो है 31 मेंबर्स है। ये कौन सा अमेंडमेंट में आया था? 101वां अमेंडमेंट 2016। आर्टिकल कौन सा? 279 अमेंडमेंट 101 2016 काउंसिल भी 2016, काउंसिल में 31 मेंबर्स। ये बिल GST का जो अमेंडमेंट बिल है, बिल का 122वां अमेंडमेंट था, ठीक है। लेकिन खाली GST 101वां। तो GST बिल जो है 8 सितंबर 2016 को अप्रूव हुआ था प्रेसिडेंट्स के द्वारा। 336 वोट्स इसमें कास्ट हुए थे GST बिल में, और 11 वोट इसके अगेंस्ट में भी कास्ट हुआ था। कौन वोट दिया था बताइए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट देगा, मतलब लोकसभा राज्यसभा का मेंबर। तो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर में 336 वोट बोला था कि हाँ GST होना चाहिए, GST बिल, और 11 आदमी बोला था कि नहीं होना चाहिए। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, या 5 साल का सजा हो जाएगा जो आदमी GST नहीं पे करेगा, ठीक है। और जो है इसमें जो है GST में कितना रेट ऑफ टैक्स है? 5 स्लॉट है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। सबसे ज़्यादा पेट्रोल पे है, ठीक है। GST का लॉ क्या है पढ़िए। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में आया था, जिसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंशन हो गया 2017 में, ठीक है। आर्टिकल 370 हटने के बाद स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में आया था, जो सब स्टेट में लगता है। तो स्टेट गुड्स एंड मतलब जम्मू कश्मीर वाला जो है सेंट्रल में ही कवर होता है, और बाकी स्टेट का अलग आया था 2017 में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी भी आया था 2017 में सेपरेट, और इंटीग्रेटेड भी आया था 2017 में। इंटीग्रेटेड वाला क्या कवर करेगा? जम्मू कश्मीर को, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के लिए सेंटर भी है कवर कर रहा, और इंटीग्रेटेड कवर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब GST कौन कौन टैक्स को हटा के अकेला आ गया? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज किस पे लगता है? एक्सपोर्ट्स पे। जो एक्सपोर्ट्स यहाँ से माल भेजा जाता है उस पे जो टैक्स लगता है उसको एक्साइज बोलते हैं। और कस्टम उधर से जो माल आ रहा है उस पे लगता है। ड्यूटी ऑफ एक्साइज मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशन पे, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ये सब जितना भी है एक्साइज, टेक्सटाइल, उस्टाइल, ये सब को हटा के एगो GST,
ठीक है, पहले इतना सारा टैक्स लगता था, इस सब को हटा के सिंपल एक जीएसटी लगा दिया गया, सबको जीएसटी में कवर है। ठीक है, स्टेट टैक्स जो है जीएसटी के अंदर जो है वो देखिए कौन कौन था। पहले स्टेट वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था आदमी का, स्टेट गवर्नमेंट का इनकम टैक्स, परचेज कोई परचेज किए तो टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एंट्री टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, है ना, एडवर्टाइजमेंट में जो टैक्स था वो सब टैक्स, मतलब जो लॉटरी में टैक्स लगा, बेट में, गैम्बलिंग में, और सरचार्ज लगाया जा रहा है कोई चीज़ गुड्स और सर्विस पे, ये सब जीएसटी हटा करके अकेला जीएसटी हो गया। अल्कोहल उल्कोहल सब पे टैक्स लगता था, इस सब को हटा के कौन सा लग गया, जीएसटी लग गया। अब एक नया है जी, मतलब क्या बोलते हैं, एक थ्रेशोल्ड लिमिट बनाया गया है। क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट? देखिए इसमें क्या है कि जिसका भी मतलब जो टैक्स पेयर जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपया है, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जम्मू कश्मीर को हटा के, और आर्टिकल 279A में दिया हुआ है कि उसको जो है जीएसटी नहीं लगेगा। जो भी लोग टैक्स पे कर रहे हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब जम्मू कश्मीर में है तो 10 लाख से ऊपर टर्नओवर है, जिनका टर्नओवर बोले तो कमाई, जिनका कमाई 20 लाख से ऊपर है बाकी स्टेटों में, और जम्मू कश्मीर में जिनका कमाई जो है 10 लाख से ऊपर है, तो 279A में बताया गया है कि वो लोगों को जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? जीएसटी लगाने का जो आदमी टैक्स पे कर रहा है 20 लाख से ऊपर, और मैंने 20 लाख से ऊपर जो जिनका टर्नओवर है, और जिसका 10 लाख से ऊपर टर्नओवर है, उनको जीएसटी नहीं लगाएंगे हम। हैं? ये कब है? एक्सपोर्ट के कंडीशन है, एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी में। जब एक्सपोर्ट में जो आदमी मतलब भेज रहा है उसके तहत, कहने का मतलब कि उनको फ्लैट रेट से बिना, आगे पढ़िए लाइन, उनको जो है घुमा के मारा जाएगा। देखिए 279A से कहा गया है कि उनको जीएसटी से हटा दिया जाएगा, एक नया कंपाउंडिंग ऑप्शन दिया जाएगा कि उसको टैक्स जो है फ्लैट रेट में देना है बिना क्रेडिट से। मतलब जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं, जो मैन्युफैक्चरर, जो स्पेसिफाइड कैटेगरी मैन्युफैक्चरर में नहीं आते हैं, उनका जो एनुअल टर्नओवर अगर 75 लाख तक है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए 50 लाख तक है, उनको जो है 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको थ्रेशोल्ड कुछ न कुछ अमाउंट जो है ऑप्शनल रहेगा, मतलब उनको हटा भी सकते हैं, कम कुछ अमाउंट हटेगा। ये किसका है? ये जितना भी आप पढ़े जो जीएसटी नहीं लगेगा, ये कब है? ये कब है? जब एनुअल हाँ, मतलब जिसका, जैसे मान लो जो कोई बिजनेस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है बहुत बड़ा, उसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगा, तो भाई 20 लाख का अगर जीएसटी 18% 20% ठोक दिए तो कितना हो जाएगा? तो मरिए जाएगा। तो वैसे लोगों को जीएसटी नहीं लगेगा, चिल्लर काम पे जीएसटी लगेगा, बड़ा काम पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो जिसका 20 लाख से ज़्यादा है उसको जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर जम्मू कश्मीर है तो 10 लाख से ज़्यादा है तो ठीक, और अगर जिसका 75 लाख से ज़्यादा है और 50 लाख से ज़्यादा है तो उसको कुछ न कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत छूट मिलेगा। ठीक है, जो टैक्स पे कर रहा है उसके लिए बात हो रहा है वो, ठीक है। तो ठीक है, आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।